नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में दावा किया था कि एक नाविक परिवार ने महाकुंभ से 30 करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन अब इस दावे पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जिस नाविक परिवार की सफलता की कहानी विधानसभा में सुनाई गई, उसके मुखिया पिंटू महरा की सच्चाई कुछ और ही निकली। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिंटू महरा कोई साधारण नाविक नहीं, बल्कि एक हिस्ट्री सीटर है जिस पर हत्या के प्रयास, रंगदारी समेत 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, उस पर 2010 और 2016 में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। अब इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम योगी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले ठग से एमओयू कर लिया और अब नामजद अपराधी की तारीफ कर दी। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि अगर वाकई इस परिवार ने 30 करोड़ रुपए कमाए हैं तो सरकार को बताना चाहिए कि इससे कितना जीएसटी मिला। दूसरी ओर पिंटू महरा और उसका परिवार खुद को मेहनती नाविक बता रहा है। पिंटू का कहना है कि उसने 2019 के कुंभ में नाव चलाई थी और इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 70 नई नावें खरीदी थी। परिवार के पास पहले से ही 60 नावें थी, यानी कुल 130 नावें महाकुंभ में लगाई गई। उनके मुताबिक महाकुंभ उनके लिए संकट मोचक साबित हुआ और हजारों नाविक परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधर गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में पिंटू महरा का परिवार अपनी मेहनत से करोड़ों रुपए कमाने में सफल हुआ, या फिर सरकार एक हिस्ट्री सीटर की अनजाने में तारीफ कर बैठी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आसिम आजमी के बाद अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ दिए हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि औरंगजेब आतताई नहीं बल्कि एक बादशाह था। उसने 50 साल तक देश पर शासन किया और उस दौर की जीडीपी भी देखें तो सच सामने आ जाएगा। इतना ही नहीं, इमरान मसूद ने कहा कि देश को मुगलों ने नहीं बल्कि अंग्रेजों ने लूटा था। जैसे ही कांग्रेस सांसद का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सियासी हलचल तेज हो गई। विपक्ष ने इस बयान पर सवाल खड़े कर दिए। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आसिम आजमी को औरंगजेब की तारीफ करने पर विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था। अब इस विवाद में नया मोड़ तब आया जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा आजमी को यूपी भेजे, इलाज हम कर देंगे। इन सबके बीच सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक टीवी इंटरव्यू में औरंगजेब को लेकर बयान दिया, जिसे लेकर बवाल मच गया है। उन्होंने कहा कि मुगल शासकों ने कुछ नहीं लूटा, वे यहीं पैदा हुए, यहीं मरे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला जुड़ा है होली मिलन समारोह से, जिसे लेकर हिंदू छात्रों और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। दरअसल एएमयू के कुछ हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को कैंपस में होली मिलन समारोह आयोजित करने की अनुमति मांगी थी, जिसे लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इनकार कर दिया। एएमयू के मास्टर्स के छात्र अखिल कौशल ने बताया कि 25 फरवरी को छात्रों ने यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर के जरिए वाइस चांसलर को एक पत्र सौंपा था, जिसमें उन्होंने होली मिलन समारोह के लिए अनुमति मांगी थी। इस मुद्दे पर वीसी ने प्रोफेसर और डीन के साथ बैठक की, जिसके बाद फैसला लिया गया कि समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस फैसले से छात्र नाराज हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि अगर उन्हें अनुमति नहीं दी गई तो वे इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इसकी जानकारी पहुंचाएंगे। वहीं इस पूरे विवाद पर यूनिवर्सिटी प्रशासन का बयान भी सामने आया है। एएमयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली का कहना है कि एएमयू में किसी भी विशेष धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जाती है। उनका कहना है कि पहले भी छात्र होली मनाते रहे हैं, लेकिन इस तरह के आधिकारिक आयोजन की मांग कभी नहीं हुई। प्रशासन ने साफ किया कि छात्र अपने हॉस्टल रूम या कैंपस के अंदर अपने स्तर पर होली मना सकते हैं, लेकिन किसी विशेष आयोजन की इजाजत नहीं होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी बीकेआई के आतंकी लाजर मसीह को गिरफ्तार कर लिया है, जो प्रयागराज महाकुंभ में आतंकी हमला करने की फिराक में था। डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बड़े आतंकी प्लॉट का खुलासा किया है। पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर कौशाम्बी में छापेमारी की गई, जहां से लाजर मसीह को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 3 हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर, 1 पिस्टल, 13 जिंदा कारतूस और 2 जिलेटिन रॉड बरामद हुई। डीजीपी के मुताबिक लाजर मसीह का कनेक्शन
पीलीभीत में मारे गए आतंकी वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि से भी था। फोन पर दोनों के बीच कई बार बातचीत भी हुई थी। सूत्रों के अनुसार लाजर मसीह ने महाकुंभ में धमाका करने के लिए कौशाम्बी, लखनऊ और कानपुर में अपनी लोकेशन बदली थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा और चेकिंग की वजह से वह अपनी योजना में सफल नहीं हो सका। लाजर ने गाजियाबाद से फर्जी आधार कार्ड बनवाया था और इसी के जरिए वह फर्जी पासपोर्ट बनवाकर हमले के बाद पुर्तगाल भागने की फिराक में था। जांच में खुलासा हुआ कि पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर्स ने ड्रोन के जरिए उसे विस्फोटक और हथियार भेजे थे। लाजर मसीह कन्वर्टेड क्रिश्चियन है और वह पाकिस्तान में बैठे 3 आईएसआई के एजेंटों के साथ संपर्क में था। यही नहीं, वह अमेरिका और पुर्तगाल में बैठे खालिस्तानी आतंकियों से भी जुड़ा हुआ था। पुर्तगाल में बैठा उसका एक साथी उसे सिग्नल ऐप के जरिए निर्देश दे रहा था, जबकि कतर में मौजूद एक और साथी उसकी मदद कर रहा था। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि लाजर मसीह ने अमृतसर जेल में हीरोइन तस्करी के दौरान अपराध किया था और वहीं से उसने आतंक की राह पकड़ी। 24 सितंबर 2024 को गुरु नानक देव हॉस्पिटल से फरार होने के बाद उसने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के निर्देश पर पंजाब के बटाला में एक हत्या को भी अंजाम दिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आकाश आनंद को सभी पदों से हटाए जाने के बाद से बसपा में बवाल मचा हुआ है। इन सबके बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने सोशल मीडिया पर हमला बोलते हुए कहा कि बीएसपी को बीजेपी चला रही है। उदित राज ने लिखा कि आकाश आनंद लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ आक्रामक भाषण दे रहे थे और 24 घंटे में ही मायावती ने उन्हें पद से हटा दिया। उन्होंने दावा किया कि आकाश आनंद कांग्रेस और सपा से गठबंधन की बात कर रहे थे, जिससे बीजेपी असहज हो गई और दबाव बढ़ा दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी का वोट बैंक बढ़ नहीं रहा, पसमानदा मुस्लिमों की बात भी फेल हो गई। अब बीएसपी ही एकमात्र विकल्प बची है जहां से लगाई जा सकती है। उदित राज ने कहा कि आकाश आनंद विदेश से पढ़े लिखे तेज तर्रार नेता हैं और जनता उनसे जुड़ने लगी थी। इससे बीएसपी फिर खड़ी हो सकती थी, लेकिन यही बीजेपी को नागवार गुजरा। उन्होंने यह भी कहा कि मायावती के भाई आनंद कुमार पर इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी के शिकंजे के चलते पार्टी बीजेपी के चंगुल में फंस चुकी है। ये सारा खेल सतीश मिश्रा के बीजेपी से करीबी संबंधों के चलते रचा गया। कांग्रेस नेता का कहना है कि पर्दे के पीछे पूरा खेल बीजेपी का है और ऐसे में बीएसपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में लौट आना चाहिए। बता दें कि मायावती ने आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर कर दिया है, जिन पर बीएसपी को 2 गुटों में बांटने का आरोप लगाया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखपुर में सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत गोरखपुर और बस्ती मंडल के 2500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया। साथ ही ओडीओपी योजना के तहत 2100 प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट भी प्रदान की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के 10 लाख नए युवाओं को उद्यमी बनाने में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान महत्वपूर्ण कड़ी है। योजना को लागू हुए 1.25 महीने ही हुए हैं। वर्ष में 1 लाख युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य था। 2 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं। 1000 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया जा चुका है। सीएम योगी ने ऐलान किया कि लोन आवंटन के लिए 1 अप्रैल से 1000 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे। बैंकों को तेजी से ऋण वितरित करने के लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस पर नई योजनाएं लॉन्च की जाती हैं और इस बार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को नए सिरे से लाया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जब गुरुवार को कैमरे के सामने आए तो उनके चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास झलक रहा था। वजह भी थी, प्रदेश की आय में इस बार बड़ा उछाल आया है। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस बार सरकार को 14,076 करोड़ रुपए ज्यादा मिले हैं। कुशल वित्तीय प्रबंधन और बेहतर कानून व्यवस्था का असर साफ नजर आ रहा है। कारोबारी गतिविधियां तेज हुई हैं, राजस्व में उछाल आया है और सरकार अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच रही है। सरकार को जीएसटी से 75,749 करोड़ रुपए मिले हैं। यह तय लक्ष्य का 72.6% है। वहीं वैट से करीब 27,624 करोड़ रुपए आए हैं, जो लक्ष्य का 74.4% है। शराब पर टैक्स यानी आबकारी से 42,830 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जबकि स्टाम्प और निबंधन शुल्क से 27,588 करोड़ रुपए की सरकारी तिजोरी में पहुंचे हैं। परिवहन विभाग ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। 10,419 करोड़ रुपए आए हैं, जो तय लक्ष्य से 92% है। वहीं खनन और भूतत्व से
3,775 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। सरकार ने इस साल का राजस्व लक्ष्य 2.72 लाख करोड़ रुपए रखा है, जिसमें से 77.4% लक्ष्य पहले ही हासिल किया जा चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने 2 महीने के लिए भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला किया है। होली के बाद मई 2025 के मध्य तक कोई भी भारी वाहन इस एक्सप्रेसवे पर नहीं चल सकेगा। कारण है एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य। NHAI चाहता है कि बिना किसी रुकावट के यह काम जून 2025 तक पूरा हो जाए, लेकिन अभी भारी वाहनों के कारण बार बार काम रुक जाता है और जाम लगने की समस्या भी बनी रहती है। इसलिए अब एक वैकल्पिक रूट तैयार किया गया है। लखनऊ से कानपुर जाने वाले भारी वाहनों को दारोगा खेड़ा से आउटर रिंग रोड की स्लिप रोड से डाइवर्ट किया जाएगा। वहीं कानपुर से लखनऊ आने वाले वाहन दही चौक की ओर मुड़ जाएंगे या फिर बनी, मोहनलालगंज, गोसाईगंज होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन 2 और 4 पहिया वाहनों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाहन आसानी से इस एक्सप्रेसवे पर चल सकेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की कॉपियों के मूल्यांकन की पूरी तैयारी कर ली है। 19 मार्च से शुरू होने वाले इस मूल्यांकन कार्य को पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। इस साल हर परीक्षक हाई स्कूल की अधिकतम 50 और इंटरमीडिएट की 45 कॉपियों का मूल्यांकन प्रतिदिन कर सकेगा। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि मूल्यांकन में किसी भी तरह की गलती न हो और परीक्षार्थियों को उनके सही अंक मिल सकें। इसके लिए मूल्यांकन शुरू होने से पहले परीक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि अंक देने और अंकों के योग करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचा जा सके। हमने देखा है कि जल्दबाजी में कई बार परीक्षक अंकों का गलत योग कर देते हैं, जिसकी वजह से मामले कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बीते 3 दिनों में मौसम सुहाना बना हुआ था, लेकिन अब तापमान में बढ़ोतरी होने वाली है। पहाड़ों से आ रही तेज रफ्तार पछुआ हवाओं की वजह से पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बीते 48 घंटे में तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। लेकिन अब मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार शुक्रवार से पछुआ हवाओं की रफ्तार थमने वाली है। इसके बाद तापमान में तेजी से इजाफा होगा। अगले 3 दिनों में दिन का तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। हालांकि रात में हल्की ठंड अभी भी बनी रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह बदलाव सामान्य है और आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।